कि विटिलिगो जिसको है अगर हमने उसको छू लिया तो इससे हमें हो जाएगा। किसी को भी हो सकता है, जेनेटिकली होता है, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन ये पास नहीं होता है। अगर बॉडी में कहीं चोट लगती है तो वहाँ पर वो इम्यून सेल्स आने की संभावना ज़्यादा होती है और उस इम्यून सेल्स की वजह से वो एरिया वाइट हो जाता है। आपका जो अनुभव रहा है तकरीबन 11 सालों का, इसमें आपने कितने % विटिलिगो के पेशेंट्स को बढ़ते हुए देखा है? बहुत बढ़ते हैं। सी डिपेंड्स कि ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। वाई इज देयर कि आज भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है और आज भी इस प्रॉब्लम का पूरी तरीके से कोई सोल्यूशन नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंटली तो सीड्स और नट्स कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि नट्स एंड सीड्स आर रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। स्टेरॉइड्स वो ज़्यादा लेते हैं कि मैंने 1 साल पहले दिखाया था, मैंने ये दवा खाई थी, मुझे फ़ायदा आया था, अब मैं अपने आप खा लेता हूँ या खा लेती हूँ। ऐसे में अगर लॉन्ग टर्म कंजम्पशन होता है तो कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। आज हमारा जो मुद्दा है वो है विटिलिगो, जिसका जिक्र आपने अक्सर सुना होगा। ये एक ऐसी समस्या है जहाँ पर आपके बॉडी में वाइट पैचेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये जेनेटिक भी होता है और ये नॉर्मली भी जनरेट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं उसी तरीके से विटिलिगो फैलना शुरू हो जाता है। हमने ये सुना है और ये एक सबसे बड़ा टैबू है आज हमारे देश में कि अगर हम एक विटिलिगो के व्यक्ति को, जिसे विटिलिगो की समस्या है, उसे छूते हैं तो हमें भी वो समस्या हो सकती है। इस तरीके का टैबू भी आज हमारे देश में एग्जिस्ट करता है। शहरों में नहीं, लेकिन अगर आप गाँव में ज़रा चले जाएं तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन इसका क्या कोई परमानेंट इलाज है? आज एलोपैथी मौजूद है, आज आयुर्वेदा मौजूद है, आज होम्योपैथी मौजूद है। सब दावा करते हैं कि इसको हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो पूरी तरीके से स्किन पर, हेयर पर काम कर रहे हैं लगातार, उनका क्या कहना है, उनका क्या परसेप्शन होता है इस एक ख़ास मुद्दे पर, ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हम लगातार विटिलिगो जैसे कई समस्याओं पर सालों से चर्चा करते हुए आए हैं और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर रूपल स्किन क्लिनिक में। मेरे साथ डॉक्टर रूपल मौजूद हैं, आज रूपल बंसल जी, और इन्हें लगभग 11 सालों से ज़्यादा का अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रूपल। थैंक यू सो मच। एंड द मेन थिंग इज़ कि हम चर्चा आज विटिलिगो पे इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने केसेस को बढ़ते हुए देखा है। मेरे को कम से कम 6-7 साल हो रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ इस फील्ड में। विटिलिगो की समस्याएं ऐसी हैं जहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की होती है कि मैम, लोग मुझे देखते हैं और खिन्नता की नज़रों से देखते हैं, मतलब कि अरे आपको कुछ ऐसी बीमारी हो गई होगी। तो आप जब ऐसे पेशेंट से मिलते हैं, जब वो पेशेंट आपको अपना दुख बताते हैं कि मैम इस तरीके से हो रहा है, तब आपका क्या परसेप्शन होता है? जी, विटिलिगो के लिए मैं कहना चाहूँगी कि विटिलिगो का स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है। वैसे तो स्किन पर कोई भी कंडीशन होती है तो वो शायद इतना ज़्यादा पेशेंट को अपने आप में परेशान नहीं कर रही है, लेकिन जब 4 लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये आपके चेहरे पे दाना कैसे निकल आया, ये वाइट स्पॉट कैसे हो गया, तो सबसे ज़्यादा वो सोशल स्टिग्मा या हर 4 लोगों को जवाब देना वो ज़्यादा परेशान करता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल सेम विद विटिलिगो में आज भी ये, जैसे अभी आपने कहा कि हमारे समाज में ये बहुत मेजर मिस इन्फॉर्मेशन है कि विटिलिगो जिसको है अगर हमने उसको छू लिया तो इससे हमें हो जाएगा। बल्कि ये कम्प्लीटली 100% फॉल्स है। कंटेजियस नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं है। बट येस, ये परसेप्शन है, या ये परसेप्शन है कि अगर फैमिली में किसी को विटिलिगो है तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन को विटिलिगो हो जाएगा, तो ये भी कम्प्लीटली अनट्रू है। ऐसा नहीं होता है। 90% ऑफ द केसेस में विटिलिगो स्पोरेडिक ही होता है, किसी को भी हो सकता है, जेनेटिकली होता है, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन ये पास नहीं होता है, ऐसी कंडीशन नहीं है। मैं चाहूँगी डॉक्टर रूपल कि आप ज़रा सा संक्षेप में ही इसको समझाएं कि विटिलिगो है क्या, क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है। विटिलिगो एक तरह का ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सेल्स हैं, जब कभी वो हमारे ही बॉडी के कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स को डैमेज कर देते हैं, तो उस मेलास्मा नहीं, मेलानोसाइट्स, तो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स जब मेलानोसाइट्स को डैमेज कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया से मेलानिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है एंड वो एरिया वाइट होता चला जाता है। वो विटिलिगो अलग अलग तरह से होता है। एक होता है सेगमेंटल विटिलिगो जो एक ही पर्टिकुलर एरिया में बनेगा, दूसरा होता है नॉन सेगमेंटल विटिलिगो। अब नॉन सेगमेंटल विटिलिगो के भी अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं डिपेंडिंग कि कितना ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व है। अगर मान लीजिए कुछ लोगों को होता है कि एक आइसोलेटेड एक आधे पैच है जहाँ से कलर चला गया, रेस्ट ऑफ द पूरी बॉडी में कलर है, तो वो हो गया फोकल विटिलिगो। या एक वेरिएंट होता है जिसमें कलर टिप्स से जाता है, जिसे लिप टिप विटिलिगो कहते हैं, फिंगर टिप्स से या लिप्स से चला जाता है। एक वेरिएंट होता है जिसमें एक्रेल एरियाज, तो
फिंगर टिप्स भी हैं और पूरे हैंड्स में और फीट में कलर चला जाता है, तो वो एक्रेल विटिलिगो। कुछ थोड़े से और वाइड स्प्रेड विटिलिगो होते हैं कि जो और ज़्यादा बॉडी एरिया को इन्वॉल्व करते हैं। अगर विटिलिगो कई बार जब थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर होता है तो वो हेयर को भी इन्वॉल्व कर लेता है। तो हेयर में भी जो हमारा पिगमेंट है, जो कालापन है बॉडी हेयर में, स्कैल्प हेयर में, वो भी मेलानिन की वजह से है। तो जब वो इम्यून सेल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो हेयर के भी मेलानिन को डैमेज कर देते हैं और उस पैच में आने वाले हेयर भी वाइट हो जाते हैं, लिकोट्रिकिया कहते हैं। तो विटिलिगो एक स्पेक्ट्रम की तरह है, कम होता है तो एक पैच 2 पैच तक सीमित रहता है और बढ़ता है तो इट कैन इन्वॉल्व होल ऑफ द बॉडी ऑल्सो। ओके, मतलब ये पूरी बॉडी पे भी हो सकता है और कहीं एक सेगमेंट पे भी हो सकता है। कोई ऐसा भी एरिया होता है जो स्पेशली प्रोन होता है कि विटिलिगो हो सकता है इसमें? क्योंकि विटिलिगो में एक फिनोमेना होता है, कॉबनर्स फिनोमेना। इसका मतलब कि अगर बॉडी में कहीं चोट लगती है तो वहाँ पर वो इम्यून सेल्स आने की संभावना ज़्यादा होती है और उस इम्यून सेल्स की वजह से वो एरिया वाइट हो जाता है। तो इसीलिए एक्रेल एरियाज, क्योंकि यहाँ पर हम काम करते हैं, यहाँ पर ट्रॉमा, चोट लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ये एरियाज थोड़े से ज़्यादा प्रोन होते हैं विटिलिगो होने के लिए, और होने के बाद इजीली ठीक ना हो पाने के लिए भी पॉसिबिलिटी इसमें ही ज़्यादा होती है। तो विटिलिगो के पेशेंट ऐसी कोई गलतियाँ और करते हैं जिनकी वजह से उनका जो वाइट पैच है वो और ज़्यादा एक्सपेंड होने लग जाता है? गलती करने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं होती है। एक तो ये है ही कि ठीक है, चोट बचाना होता है, बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग, कई लोगों को जिनको एक्जिमा भी होता है, क्यों अदरवाइज़ उनको शायद विटिलिगो नहीं होता, लेकिन इतना स्क्रैच कर करके विटिलिगो कर लेते हैं, तो पहला तो चोट हो जाता है। दूसरा स्ट्रेस लोगों की कई बार अपनी नहीं होती है, वो इंड्यूस्ड होता है क्योंकि 4 लोग उनको बार बार पोक कर रहे हैं तो स्ट्रेस होता है। बट ये स्ट्रेस का एक मेजर रोल होता है विटिलिगो को बढ़ाने में। कॉज नहीं है बट ये ट्रिगर होता है। अगर स्ट्रेस होता है तो विटिलिगो को ट्रीट करना मुश्किल होता चला जाता है और उसके फैलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। Why stress is the main reason behind this? मेन रीज़न नहीं, स्ट्रेस एक ट्रिगर की तरह होता है। एंड क्योंकि स्ट्रेस केमिकल्स जब बनते हैं, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, तो इसके इफेक्ट होता है कि मेलानोसाइट्स जो डेड होते चले जा रहे हैं, इम्यून एक्टिविटी वहाँ पर बन रही है, तो वहाँ पर जो साइटोकाइंस, जो केमिकल्स का डिसबैलेंस होता है, वो और वर्सन की तरफ जाता चला जाता है रादर देन इम्प्रूविंग। ओके, आपका जो अनुभव रहा है तकरीबन 11 सालों का, इसमें आपने कितने % विटिलिगो के पेशेंट्स को बढ़ते हुए देखा है? बहुत बढ़ते सी डिपेंड्स कि ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम तो ऑब्वियसली उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, तो जब ट्रीटमेंट देते हैं तो वो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होता है। बट येस, एज एनी अदर डिजीज़, किसी भी डिजीज़ में एक साइकिल होती है कि डिजीज़ एक टाइम तक बढ़ती है। इसी तरह विटिलिगो में भी कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिन लोगों का अनट्रीटेड होता है, 6 महीने पहले बना था और 6 महीने से कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, तो वो धीरे धीरे करके एक पैच से जाकर बढ़ता शुरू हो गया। तो वो होता है 50-70% सिचुएशंस में वो इनिशियली बढ़ता ही है। क्या डाइट भी इसमें कोई रोल प्ले करता है कि व्हाट टाइप ऑफ डाइट यू आर टेकिंग? डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट जितना लें उतना ज़्यादा बॉडी में टॉक्सिन्स न्यूट्रलाइज होते हैं, बॉडी में स्ट्रेस केमिकल का लेवल्स डाउन जाता है एंड वो हेल्प करता है। सो डाइट अगेन एक डायरेक्ट कॉजेशन या ट्रीटमेंट नहीं होता है, बट येस वो एक सप्लीमेंट की तरह वर्क करता है। डाइट अच्छा होगा, बॉडी हेल्दी रहेगी, हेल्दी बॉडी डेफिनेटली ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स करेगी और कम ट्रीटमेंट से बेटर हम रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन। तो डॉक्टर रूपल, आज के डेट में एज यू नो कि मेडिकल साइंस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, रिसर्चेस हो रहे हैं, वाई इज़ देयर कि आज भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है और आज भी इस प्रॉब्लम का पूरी तरीके से कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है? बिकॉज ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन क्योंकि बॉडी में इंटरनली बनती है, हमारी ही बॉडी के इम्यून सेल्स उसको बनाते हैं। तो पहला तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि विटिलिगो ट्रीटेबल नहीं है या क्योरेबल नहीं है और इसी डर की वजह से वो ट्रीटमेंट सीख ही नहीं करते हैं। एंड दूसरा, कुछ लोग, बहुत कम 1 in a million लोग सच में ऐसे भी होते हैं जिनकी डिजीज़ इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई होती है या समहाउ उनको दवाएं टॉलरेट नहीं होती हैं या दवाओं की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि हम बोलते हैं इससे बेटर कि आप विटिलिगो को ही रहने तो अपनी बॉडी में, क्योंकि मेडिसिन इससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जा सकता। अदरवाइज़ उसके अलावा मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर हम उनको सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट दें एंड वो ट्रीटमेंट अपना टाइम टू टाइम फॉलो करें तो विटिलिगो ऑलमोस्ट ट्रीटेबल होता है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पैचेस। कई बार ये देखा गया है कि एक आधे पैच ऐसा होता है जो सारा ट्रीटमेंट हो गया, विटिलिगो स्प्रेड करना भी बंद हो गया, लेकिन
वो एक पैच रह गया, ऐसे में फिर हम उनको सर्जरी एडवाइस करते हैं कि आप उस पर्टिकुलर पैच के लिए सर्जरी करा लीजिए, बट बाकी विटिलिगो इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल, अब दोबारा नहीं किस होगा। तरीके से ट्रीटमेंट चलता है एक विटिलिगो के पेशेंट का? विटिलिगो के लिए हम कई मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। इनिशियली जब छोटा मोटा पैच होता है तो हम माइल्ड ऑइंटमेंट्स के फॉर्म में देते हैं, जेल्स होते हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, लोशंस होते हैं जो हम पर्टिकुलर पैच में लगाने के लिए देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन होती हैं जो बॉडी की इम्यून डिसरेगुलेशन को भी ठीक करती हैं एंड पर्टिकुलर उस एरिया से इम्यून सेल्स को क्लियर करती हैं जिससे वहाँ कलर आना शुरू हो जाए। दूसरा, हम एज़ पर द डिजीज़ सीवियरिटी जब हमें लगता है कि डिजीज़ बढ़ती जा रही है तो हम डिजीज़ को सप्रेस करने के लिए मेडिसिन देते हैं। ठीक है। उसमें भी कई कैटेगरी मेडिसिन होती हैं, स्टेरॉइड्स की मेडिसिन होती हैं, नॉन स्टेरॉइडल इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन होती हैं, तो वो हेल्प करती हैं डिजीज़ को स्प्रेड करने के लिए, रोकने के लिए। दूसरा पार्ट होता है मेलानोजेनेसिस को स्टिमुलेट करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। वंस वी आर कन्विंस्ड कि अब डिजीज़ स्प्रेड कम्प्लीटली रुक गया है, डिजीज़ अब नहीं ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं कि दोबारा वहाँ कलर आना शुरू हो जाए। इसमें भी ओरल मेडिसिन होती हैं, टॉपिकल मेडिसिन होती हैं। हम कई बार फोटोथेरेपी देते हैं, इसमें नैरो बैंड यूवीबी होता है, यूवीए थेरेपी होती है, सोलर यूवीए पूवासॉल के फॉर्म में हम करते हैं। तो कई फॉर्म्स के हम फोटोथेरेपी करते हैं जो ट्रीटमेंट में वर्क करता है। कई तरह के लेज़र्स होते हैं जो हम पैच में देते हैं। अगर एक आधे आइसोलेटेड पैचेस होते हैं तो हम लेज़र भी देते हैं, तो लेज़र लाइट के इफेक्ट से मेलानोसाइट स्टिमुलेट होते हैं एंड वहाँ कलर दोबारा आना शुरू हो जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक ही सेशन में ये सारी चीज़ें हो जाएं, तो जनरली क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म कंडीशन है, तो सिंगल टाइम में इतना आसानी से नहीं कलर आता है। सारे ही स्पेशली अगर हम फोटोथेरेपी और लेज़र थेरेपी की बात करें तो इसमें मल्टीपल सेशन प्रोसेस होता है। 3 मंथ्स to 6 मंथ्स का ड्यूरेशन हमें लगता ही है एक लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इसमें टोटल 3 महीने में कितने सेशंस हो जाते होंगे या सिटिंग्स हो जाती होंगी? फोटोथेरेपी में हम एवरी ऑल्टरनेट डे सेशंस करते हैं, तो 3 महीने में मान लीजिए अराउंड 40 सेशंस करीब हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम लेज़र थेरेपी करते हैं उसमें भी हम हफ्ते में 2 सेशंस करते हैं, सो इट डज रिक्वायर मल्टीपल सेशंस। तो वो जो कलर जा रहा है बॉडी का या जहाँ भी पैचेस बन रहे हैं, क्या वो स्प्रेड होना बंद हो जाते हैं या वो फिर स्किन पूरी एक जैसी हो जाती है, ऐसा एक कलर में आ जाती है? दोनों ही पैटर्न, दोनों ही हम पार्ट्स को ट्रीटमेंट का पार्ट मानते हैं। सबसे पहला पार्ट तो वो स्प्रेड होना बंद हो जाए और दूसरा जहाँ जहाँ से भी कलर गया है वहाँ पर दोबारा पिगमेंट आना शुरू हो जाए। जब हमें दोनों ही चीज़ें मिलती हैं उसके बाद ही हम अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट मानते हैं। ओके, आपने डाइट का जिक्र किया था, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें आप बताएं, कुछ 3 या 5 चीज़ें ऐसे बताइए जो एक विटिलिगो के पेशेंट को कंज्यूम करना चाहिए। उनको सबसे इम्पोर्टेंटली तो सीड्स और नट्स कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि नट्स एंड सीड्स आर रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। Right. तो एंटीऑक्सीडेंट्स रहेंगे तो जो इम्यून डिसरेगुलेशन है उस पर वर्क करेंगे। तो पम्पकिन सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, या फिर अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, बादाम हो गया, नट्स उनको कंज्यूम करना चाहिए। जितना ज़्यादा कलरफुल अपना डाइट रख सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंज, कैरोटीनॉइड्स होना चाहिए, तो कलरफुल डाइट रखना चाहिए। तो इस पर मेनली उनको फोकस करना चाहिए। सीड्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सीड्स, नट्स एंड कलरफुल वेजिटेबल्स, आपने जो बोला ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए, वेरी नाइस। आपने एक जिक्र किया कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेडिसिन जो लोग कंज्यूम करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स विटिलिगो पेशेंट हैव टू फेस मेडिसिन की वजह से? जी, क्योंकि जो मेडिसिन विटिलिगो के लिए हम देते हैं दोज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन। तो हम जब इनिशियली विटिलिगो होता है तो कई बार हम स्टेरॉइड से शुरू करते हैं या नॉन स्टेरॉइडल मेडिसिन से शुरू करते हैं। तो हम अदरवाइज़ जब हम देते हैं तो हम हमेशा मॉनिटरिंग के साथ देते हैं। हम एक बेसलाइन टेस्ट कराते हैं जस्ट टू सी कि बॉडी इन मेडिसिन को टॉलरेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। एंड जब मेडिसिन चलती हैं तो एवरी 3 मंथली या 2 मंथली हम टेस्ट रिपीट करते हैं। तो एज लॉन्ग एज टाइमली टेस्ट किए जाते हैं तो हम अगर साइड इफ़ेक्ट होने से पहले ही हमें पता चल जाता है एंड अकॉर्डिंगली हम डोज कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, मेडिसिन चेंज कर देते हैं। बट सिचुएशंस तब ख़राब होती हैं जब जाने अनजाने में पेशेंट्स या तो उन्होंने सुना नहीं, तो अनजाने में अगर दवाएं वो लगातार लेते चले जाते हैं, टेस्ट नहीं कराते हैं या फॉलोअप पर नहीं आते हैं। ऐसे में अगर इनएडवर्टेंटली ज़्यादा दवाएं चली जाती हैं, स्टेरॉइड्स वो ज़्यादा लेते हैं कि मैंने 1 साल पहले दिखाया था, मैंने ये दवा खाई थी, मुझे फ़ायदा आया था, अब मैं अपने आप खा लेता हूँ या खा लेती हूँ। ऐसे में अगर लॉन्ग टर्म कंजम्पशन होता है तो कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर स्टेरॉइड्स कंज्यूम किए जाते हैं तो इसके बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे वेट गेन हो गया, ब्लड प्रेशर हाई होना, डायबिटीज़ बन जाना, बोन्स वीक होना, पेट में एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस बन जाना।
और अगर हम बाकी इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं तो इम्यूनिटी का ज़रूरत से ज़्यादा लो हो जाना एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स क्या किडनी वगैरह पे भी इशू पड़ता है? डेफिनेटली अगर हम टाइम टू टाइम चेक करते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जो लिवर को थोड़ा वीक करती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जो किडनी को वीक कर सकती हैं। तो पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जिस डोज पे सही डोज पे दिया जाए, टाइम टू टाइम चेकअप किया जाए तो प्रैक्टिकली मिलता नहीं है। बट येस, अगर धोखे से ज़्यादा खा लिया जाए तो ये ऐसी दवाई नहीं है कि जो अपने आप खाई जा सकती हैं। ठीक है, आपने फोटोथेरेपी का जिक्र किया था और आपने लेज़र का जिक्र किया था, क्या उसके उन ट्रीटमेंट्स के भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स थ्योरेटिकली यस होते हैं। फोटोथेरेपी क्योंकि लाइट बेस्ड थेरेपी होती है, उसमें भी एक पर्टिकुलर डोज होती है कि धीरे धीरे करके हम डोसेज बढ़ाते हैं। तो अगर कभी ज़्यादा डोज होती है तो उस एरिया में बर्न हो सकता है, तो बर्न एक मेजर एक रिस्क होता है। सेम विद लेज़र, अगर वो हमने डोज जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा दी है तो एरिया में बर्न हो सकता है। अदरवाइज एज सच कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। सिर्फ बर्न का ही इशू हो बर्न सकता का है अलावा और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बेहतरीन। जिन पेशेंट्स को विटिलिगो है या जिन पेरेंट्स को विटिलिगो है, वो नहीं चाहते हैं कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो उनके बच्चों को, तो वो क्या ऐसा करें जिससे कि बच्चों में वो चीज़ ट्रांसफ़र होने से बचे या ख़तरा थोड़ा सा कम हो जाए? क्योंकि वैसे भी विटिलिगो ऐसी कंडीशन है ही नहीं जो जेनेटिक जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। ये स्पोरेडिकली एक्वायर्ड ही होता है मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में। तो पेरेंट्स को अदरवाइज भी अपने बच्चों को इसी बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि डाइट सही हो, लाइफस्टाइल सही हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, बच्चा बाहर खेलना भी चाहिए, डाइट सही रखना चाहिए। तो यही काफ़ी है उनके लिए, और अपना ट्रीटमेंट करें। और दूसरा, अपने ना ही अपने मन में वो स्टिग्मा रखें, ना ही बच्चों को वो स्टिग्मा दें कि अगर इन केस उनको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो हम इसको इतना हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमारी पहचान से ज़्यादा एक विटिलिगो बीमारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यू आर राइट। स्मोकिंग और अल्कोहल को कंज्यूम करना, जिस तरीके की आज की लाइफस्टाइल है और बहुत ज़्यादा रातों को जागना, लेट नाइट तक जागना, क्या ये भी ट्रिगर करता है विटिलिगो को? ये ट्रिगर करता है। ये कॉज नहीं है, लेकिन जिसको विटिलिगो है और उनकी लाइफस्टाइल अगर अच्छी नहीं है, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, या स्क्रोल टाइम बहुत ज़्यादा है, तो इन सब का इफेक्ट की वजह से जो बॉडी में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हम जिसे कहते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बढ़ती हैं, स्ट्रेस केमिकल्स बढ़ते हैं, एंड इसका इफेक्ट होता है कि वो पैच जो शायद इतना बड़ा नहीं बनता या सेटल डाउन हो जाता, कम मेडिसिन से वो बढ़ता चला जाएगा। मेडिसिन हमें 1 की जगह 2 की जगह 3 देना पड़ेगा, तो वो उसको बढ़ाने का एक स्ट्रेसर ज़रूर होता है। ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है कि आप अगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जाएगा, और आपके लिए भी या किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, फिर उसे कंट्रोल करना। बेहतरीन बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रूपल। एंड इफ़ यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग, कोई सजेशन, कोई टिप आप देना चाहें तो वो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को दीजिए। मैं सभी व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी बॉडी पर कोई छोटा सा ऐसा पैच देख रहे हैं जो कम्प्लीटली मिल्की वाइट हो गया है, जहाँ से कलर जाता जा रहा है, तो बिल्कुल भी देर ना करें, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, उसको एग्जामिन करें कि ये विटिलिगो ही है या कोई और तरह का वाइट स्पॉट है। टाइमली उसका ट्रीटमेंट करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको स्क्रैच ना करें, उसमें छेड़खानी ना करें। विटिलिगो ट्रीटेबल है। एंड दूसरा, विटिलिगो एक से दूसरे में स्प्रेड नहीं होता है। विटिलिगो इज़ जस्ट अ स्किन कंडीशन जहाँ पर कलर नॉर्मल ना होके वाइट होता है। इससे आप दूसरे आदमी को देखने में हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ये उसके भी कंट्रोल में नहीं है कि किसको क्या बीमारी होती है, एंड जिसको है उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर रूपल। तो दिस वाज ऑल अबाउट विटिलिगो, एंड तमाम लोग जिस तरीके से डॉक्टर रूपल ने आपको जानकारी दी ही कि कैसे ट्रीटमेंट आपको करना है, लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आज भी विटिलिगो को एक टैबू के तौर पे देखा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो आप कोशिश करिए कि उस इंसान को कंफर्टेबल महसूस कराइए। वो कोई अलग देश से, अलग प्रजाति का व्यक्ति आपके पास नहीं आया है, ठीक है? उसे अपने जैसा समझिए। आप उसको छूने से आपको कुछ नहीं होगा या आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। इस तरीके की बातों को अपने दिमाग से निकालिए और ट्रीटमेंट कराइए। सबसे बेहतरीन चीज़ यही है। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। बाकी आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप क्या बेहतर समझते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।